कहानी की शुरुआत में हमें दो छोटे बच्चों को दिखाया जाता है, जिसमें लड़की का नाम चोई और लड़के का नाम मिक है। ये दोनों के दोनों मिक की दादी से 1 इंच की प्रिंसेस की कहानी सुन रहे होते हैं, जो सुनकर ये बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। चोई कहती है कि मैं 1 इंच की प्रिंसेस को देखना चाहूंगी और वो मिक के साथ उसे वहाँ घासों में ढूंढना शुरू कर देती है, जहाँ एक लेक भी होती है। और जब वो लेक में जाती है तो वो वहाँ पर गिर जाती है, जिससे उसका शूज उतरकर पानी में तैरना शुरू हो जाता है। और तभी उसके अंदर से वो 1 इंच की प्रिंसेस उसे देखती है, जो देखकर चोई बहुत खुश हो जाती है। वो मिक को भी लिटिल प्रिंसेस के बारे में, यानी कि उस 1 इंच की प्रिंसेस के बारे में बताती है, लेकिन अब वो वहां पर नहीं होती। इसके बाद चोई और मिक एक साथ बैठ जाते हैं, जहां पर ये दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करके हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का वादा करते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि चोई की आंख खुल चुकी है। दरअसल वो एक सपना देख रही है और वो कोई छोटी बच्ची नहीं, बल्कि एक यंग गर्ल है जिसे राइटिंग का बहुत शौक होता है। वो अपनी विंडो पर जाती है और बाहर एक लड़के को देखती है, जो उसका नेबर है, जिसका नाम मिक है, जिसे वो प्यार करती है। लेकिन मिक की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कुछ देर बाद जब चोई स्कूल जा रही होती है तो मिक की मॉम, जो उसकी नेबर है, वो चोई से कहती है कि मिक अपना लंच बॉक्स घर पर ही भूल गया, ये तुम उसे दे देना। चोई इस बात से बहुत खुश होती है और वो मिक का लंच बॉक्स लेकर उसकी तरफ भागना शुरू कर देती है। वहीं मिक को भी याद आ गया होता है कि वो लंच बॉक्स घर पर ही छोड़ चुका है, इसीलिए वो भागता हुआ वापस आ रहा होता है और ये दोनों टकरा जाते हैं, जिससे इन दोनों की गलती से किस हो जाती है, जिससे चोई शर्मा कर उसे लंच बॉक्स देकर वहां से भाग जाती है। दरअसल ये दोनों एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन मिक कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहता है ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। वहीं चोई को दिखाया जाता है, जो बहुत अच्छी डांसर है और एक बड़े डांस कंपटीशन के लिए वो टोक्यो जाना चाहती है, लेकिन वो जानती है कि उसके पेरेंट्स कभी भी उसे अलाउ नहीं करेंगे। अब स्कूल खत्म होने के बाद वो अपने एक दोस्त के साथ अपने घर तक आती है, जहां पर उसका दोस्त उसे एक बहुत अच्छी नोवेल के बारे में बताता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ये नोवेल और किसी ने नहीं, बल्कि चोई ने खुद लिखी है। दरअसल वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर राइटिंग करती है। अब चोई का जो दोस्त होता है उसे एक प्यारा सा गिफ्ट देता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चोई इसके बाद वहां से निकल जाती है। चोई को ये देखकर, ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा होता है और तभी बारिश होना शुरू हो जाती है। चोई अपना अम्ब्रेला निकालती है और वहीं पर खड़ी हो जाती है। तभी वो देखती है कि मिक उसी की क्लास की एक लड़की के साथ एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ रहा है। वो लड़की मिक को बहुत प्यार से देख रही होती है, जो देखकर चोई को बहुत दुख होता है। वो वहां से भागकर घर आ जाती है और घर पर रोने लगती है, क्योंकि वो मिक से सच में बहुत प्यार करती है। अब इस बात को सोच सोच कर उसके दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन होती है, इसीलिए वो अपने मॉम डैड से कहती है कि मैं टोक्यो डांस कंपटीशन के लिए जाना चाहती हूँ, और उसके मॉम डैड उसे अलाउ नहीं करते, जिससे चोई अपने मॉम डैड से बदतमीजी से बात करना शुरू कर देती है। उसके डैड को गुस्सा आता है और वो चोई को एक थप्पड़ मार देते हैं। चोई को बहुत बुरा लगता है, वो घर से बाहर आ जाती है। और कुछ ही देर बाद एक बार फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है और अब चोई घर वापस आ रही होती है। वो देखती है कि वहां पर मिक है। वो मिक से बात करती है और उससे पूछती है कि आज जिस लड़की के साथ तुम एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ रहे थे, उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है। लेकिन मिक उससे अच्छे से बात नहीं करता, वो बहुत रूडली उससे बात करता है। चोई को बहुत दुख होता है। वो वहां से भागकर उस जगह जाती है जिस जगह को उसने अपने सपने में देखा था। यहाँ पर मिक और चोई ने एक दूसरे से वादा किया था कि दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। दरअसल वो सपना नहीं था, बल्कि उसकी बचपन की यादें थी। बचपन में वो मिक के साथ यहाँ पर आया करती थी। इन दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया था और वादा किया था कि ये हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। पर कुछ वक्त बाद मिक के पिता उन्हें छोड़कर चले गए, जिसके बाद वो पूरी तरह से बदल गया। चोई अपनी पुरानी जिंदगी को, पुराने दिनों को याद करके बहुत रोती है। वो प्रेयर करती है कि काश एक बार फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाए, वो और मिक एक दूसरे के साथ रहें। रोते रोते वो वहीं पर सो जाती है और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि जो कपड़े उसने पहने थे अब वो बहुत बड़े हो चुके हैं। दरअसल अब वो 1 इंच की प्रिंसेस बन चुकी है, उसी कहानी की प्रिंसेस की तरह जिस कहानी को मिक की दादी बचपन में चोई और मिक को सुनाया करती थी। वहीं चोई के पेरेंट्स को दिखाया जाता है, जो उसके घर ना लौटने पर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस उसे पूरे शहर में ढूंढना शुरू कर देती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि चोई घर लौट कर नहीं आई, वो मिसिंग है।
मिक को भी ये बात पता चलती है और वो भागता हुआ उसी जगह पर जाता है जहां पर वो बचपन में चोई के साथ आया करता था। यहाँ आने के बाद वो चोई को जोर जोर से आवाजें लगाता है और तभी उसे चोई की आवाज सुनाई देती है जो पत्थरों की गुफा से आ रही होती है। और जब मिक वहां पर जाता है वो देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं है। वो चारों तरफ देखने की ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसे चोई नहीं दिखती। चोई दरअसल अब बहुत छोटी हो चुकी है। वो उछल उछल कर मिक को आवाजें देती है और जब मिक नीचे देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि चोई अब मात्र 1 इंच की हो चुकी है, ठीक उसी कहानी की प्रिंसेस की तरह जो उसकी दादी इन दोनों को सुनाया करती थी। और अब मिक चोई को अपनी पॉकेट में रखकर वापस अपने घर ले आता है। यहाँ पर मिक को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। वो चोई से कहता है कि तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए। चोई कहती है कि अगर मैं ऐसे घर गई तो मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। चोई अब इतनी छोटी हो चुकी है कि वो अपना कोई काम नहीं कर पाती, इसीलिए मिक को उसकी मदद करनी पड़ती है। और वो मिक के फोन से अपने घर पर फोन करती है और बताती है कि मैं टोक्यो डांस कंपटीशन में आई हूँ, इसीलिए आप मेरी चिंता ना करें। और अब मिक चोई के लिए यहाँ पर अलग अलग तरह के अरेंजमेंट्स करना शुरू करता है। वो उसके लिए नहाने के लिए बाथ टब बनाता है, साथ ही टिश्यू पेपर को खाली करके लिए उसके लिए बेड बनाता है जिसमें चोई आराम से सो जाती है। और जब मिक चोई को सोते हुए ध्यान से देखता है तो वो भी एक बार फिर से जैसे वो बचपन में उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। अब अगली सुबह जब वो उठती है तो मिक को चोई एक कहानी सुनाती है जो कि एक राजकुमारी की होती है, जिसमें वो जादू की वजह से बहुत दिनों तक सोई रही थी। जिसके बाद राजकुमार ने उसे किस किया और वो उठ गई। लेकिन मिक उसकी इस कहानी पर हंसता और कहता है कि ऐसा असल जिंदगी में कुछ भी नहीं होता। और वो ड्रायर से उसके कपड़े सुखाता है। इसके बाद वो उसे अपनी पॉकेट में रखकर अपने साथ स्कूल ले जाता है, जहाँ वो उसके लिए एक गुड़िया का डॉल का ड्रेस लेता है और वो उसे देता है, जिसे पहनकर वो बहुत खुश हो जाती है। साथ ही जब वो क्लास में पढ़ाई कर रहा होता है तो वो उसकी बुक के पीछे छुपकर उसे देखती है। मिक अब इस बात से परेशान होता है कि वो किस तरह से चोई को वापस बड़ा करे। उसे अपनी दादी की बचपन की उसी 1 इंच की प्रिंसेस की कहानी याद आती है, जिसमें उसकी दादी ने बताया था कि एक मैजिक मैलेट से पूरे चांद की रात को उसकी हाइट वापस पहले की तरह नॉर्मल हो गई थी। और अब वो भी ऐसे ही ट्राई करता है लेकिन चोई दोबारा से बड़ी नहीं होती। इसके बाद मिक देखता है कि आज रात भी वैसी बारिश हो रही है जैसे एक रात पहले हुई थी, जिस रात को चोई छोटी हुई थी। इसीलिए वो चोई को उसी जगह ले जाता है जहां पर वो छोटी हुई थी। और अब ये दोनों के दोनों पूरी रात वहां पर इंतजार करते हैं, लेकिन चोई अब भी बड़ी नहीं होती। और पूरी रात बारिश में भीगने की वजह से मिक को बुखार हो जाता है। हालांकि चोई उसकी मदद करना चाहती है, उसकी टेक केयर करना चाहती है, लेकिन वो बहुत छोटी है इसीलिए वो उसकी मदद नहीं कर पाती। मिक चोई से कहता है कि तुम सिर्फ मेरे साथ रहो। और अब यहाँ पर मिक की वो दोस्त भी आ जाती है जो उसी के साथ उसकी क्लास में पढ़ती है, जो मिक को पसंद करती है और वो मिक की टेक केयर करना शुरू कर देती है। और एक पल ऐसा आता है जब वो मिक को किस करने वाली होती है। चोई दूर से छुप कर ये सब कुछ देख रही होती है जिससे उसे बहुत दुख हो रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती। वो उस लड़की के सामने नहीं आ सकती। और इससे पहले कि वो मिक को किस करती, मिक चोई का नाम लेता है, जिससे वो लड़की पीछे हट जाती है और वहां से चली जाती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि मिक चोई का एक वीडियो बनाता है। वो वीडियो इस तरह से बनाता है ताकि उसके पेरेंट्स को लगे कि वो एक बड़ी लड़की है, जिसमें वो अपने पेरेंट्स के लिए मैसेज रिकॉर्ड करती है कि मैं टोक्यो में हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे घर लौटने में अभी कुछ वक्त लगेगा, आप मेरी चिंता ना करें। इस मैसेज को देखने के बाद उसके पेरेंट्स बहुत हद तक सेटिस्फाइड हो जाते हैं। वहीं हमें मिक को दिखाया जाता है जो एक कोंडो नाम की फाइट की प्रैक्टिस करता है और अब उसका कंपटीशन है, लेकिन वो उसके लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं होता। चोई कहती है कि तुम हर रोज सुबह प्रैक्टिस करते हो, तुम्हें उस कंपटीशन में जाना चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उस कंपटीशन को जीत जाओगे। मिक चोई के कहने पर वहां पर जाता है लेकिन वो जीत नहीं पाता, वो हार जाता है। वहीं चोई के पास अब एक ही ड्रेस है, इसीलिए वो चुपके से अपने घर जाती है और वहां उसकी जितनी भी डॉल की ड्रेसेस होती है उन्हें ले आती है। अब एक दिन मिक चोई को घर पर ही छोड़कर स्कूल चला जाता है और जब चोई घर पर अकेली होती है तो घर पर चोर आ जाते हैं, घर पे चोरी करने लगते हैं। चोई उनका कुछ भी नहीं कर सकती, इसीलिए वो टैबलेट से मिक को मैसेज करती है कि घर पर चोर आए हैं। ये मैसेज पाने के बाद मिक पूरी तरह से परेशान हो जाता है, उसे चोई की चिंता होती है, इसीलिए वो स्कूल छोड़कर चोई को बचाने के लिए घर की तरफ भागता है।
वहीं घर पर चोई जानबूझकर म्यूजिक सिस्टम को प्ले कर देती है, जिससे चोरों को लगता है कि घर पर कोई है और वो घर से भाग जाते हैं। अब मिक जब घर पर आता है, चोई को सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है। अब चोई की एक दोस्त टोक्यो डांस कंपटीशन में फोन करती है, जहां पर फोन करके उसे पता चलता है कि चोई ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब अगले दिन दिखाया जाता है कि मिक चोई को एक बार फिर से अपने कोट की पॉकेट में रख कर स्कूल ले जाता है। इन्हीं की क्लास में एक लड़का होता है जिसने एक छोटी सी डॉल बनाई होती है और वो भी मिक की तरह अपनी जेब में उस डॉल को रखता है, जो देखकर मिक को बहुत गुस्सा आता है। और जब मिक उस लड़के के सामने होता है, तभी चोई गलती से पॉकेट से बाहर देखती है। वो लड़का चोई को देख लेता है और पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वहीं चोई की बहन को दिखाया जाता है जो मिक के घर जाती है और वहां पर वो देखती है कि चोई की डॉल्स की बहुत सारी ड्रेसेस पड़ी हुई हैं, जो देखकर वो हैरान होती है। वहां पर वो टैबलेट भी होता है जिससे चोई अपने पेरेंट्स को मैसेज किया करती थी, और जब उसकी बहन टैबलेट देखती है तो वो उसमें उस मेल आईडी को देखती है जिससे उनके घर पर चोई के मैसेजेस आया करते थे। चोई की बहन को कुछ भी समझ में नहीं आता। अब रात को दिखाया जाता है कि मिक के घर पे उसकी क्लास की वही क्लासमेट आती है जो उसे पसंद करती है, उससे प्यार करती है। मिक की मॉम कहती है कि आज रात को तुम यहीं पर रुक जाओ, रात काफी हो चुकी है। वो लड़की मिक की मॉम की बात मान जाती है और रात को जब मिक अपने रूम में होता है तो मिक के पास आती है, उसे हक करती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मिक कहता है कि मैं अभी काम में बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। इसके बाद वो लड़की चली जाती है और जब मिक अपने कमरे में अंदर जाता है तो देखता है कि वहां पर चोई रो रही होती है, क्योंकि वो मिक को किसी के भी इतने करीब नहीं देख सकती। वो उससे बहुत प्यार करती है। निक उसे रोता हुआ देखकर उसके रोने की वजह पूछता है, लेकिन चोई उसे नहीं बताती। अब निक की जो दादी होती है वो चोई को देख लेती है, लेकिन वो उसे चोई नहीं बल्कि अपनी कहानियों वाली 1 इंच की प्रिंसेस समझती है। अगले दिन वो प्रिंसेस के लिए कपड़े बनाना शुरू कर देती है और सबको बताती है कि हमारे घर में 1 इंच की प्रिंसेस है, लेकिन उनकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। वहीं चोई की वो क्लासमेट जिसने टोक्यो कॉल करके पता लगाया था कि वहां पर चोई डांस कंपटीशन में नहीं है, वो चोई के यानी कि अपने उस क्लासमेट को जिसने मिक की जेब में चोई को देख लिया था और डॉल समझा था, उसे बता देती है कि चोई टोक्यो डांस कंपटीशन में नहीं गई। और अब उसे भी शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वही चोई की बहन को दिखाया जाता है जो मिक से चोई के बारे में पूछती है। मिक कहता है कि चोई इस वक्त मुसीबत में है, वो घर वापस लौट नहीं सकती, लेकिन जल्दी वो घर वापस लौट जाएगी। तुम इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। चोई की बहन उसकी बात मान जाती है। वही मिक की दादी की तबीयत खराब हो जाती है, वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है और जब उसे वॉशरूम जाना होता है तो वो अपना कोट वहीं पर रखकर वॉशरूम चला जाता है, जिसके अंदर चोई होती है। वहां पर एक बच्ची आती है जो उसकी कोट को उल्टा करती है और उसके अंदर से चोई गिरती है। वो चोई को उठाकर अपने साथ ले जाती है और जब मिक वापस आता है तो देखता है कि कोट के अंदर चोई नहीं है। वो परेशान हो जाता है, पर वो चोई के बारे में न किसी को बता सकता और ना ही किसी से कुछ पूछ सकता है। वो बच्ची जो चोई को अपने साथ ले गई है, वो चोई को छोटी डॉल समझकर उसे बांध देती है। ये बच्ची भी यहाँ पर पेशेंट है और इसका जो बेड होता है वो मिक की दादी के बेड के बिल्कुल सामने वाला बेड होता है। मिक की दादी चोई को देख लेती है और उसे समझाती है कि तुम्हें इस डॉल को, जो कि 1 इंच की प्रिंसेस है, उसे बांधना नहीं चाहिए। अब वहाँ पर मिक भी आ जाता है जो चोई को देखकर बहुत खुश होता है और अपने साथ ले जाता है। और जब वो चोई से बात कर रहा होता है तो वहाँ पर चोई की सिस्टर भी आ जाती है जो चोई को देख लेती है और अब उसे भी सब कुछ पता है। वहीं मिक और चोई का वो क्लासमेट जिसने मिक की जेब में चोई को देख लिया था, लेकिन उस वक्त उसने उसे डॉल समझा था क्योंकि वो भी अपनी पॉकेट में उसी तरह की नकली डॉल रखा करता था। वो अब मिक के घर आता है और उसे कहता है कि मुझे वो डॉल दिखाओ जो चोई की तरह दिखती है, जो मैंने तुम्हारी जेब में देखी थी। मिक उसकी बात का जवाब नहीं देता, जिसके बाद वो उसके रूम में उस डॉल को ढूंढना शुरू कर देता है, पर उसे वो डॉल कहीं नहीं मिलती। जिसके बाद वो लड़का कहता है कि मैं चोई से मिलना चाहता हूँ। मिक उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा होता, जिसके बाद वो बताता है कि मुझे पता है कि चोई नॉवल लिखती है और उसने जो अपनी आखिरी नॉवल लिखी है उसमें उसने अपने वन साइडेड लव के बारे में लिखा है, जो कि तुम हो। अगर तुम भी उससे प्यार करते हो तो तुम्हें अपने प्यार का इजहार उससे कर देना चाहिए। मिक कहता है कि मेरे पिता का हमें छोड़ने के बाद मेरा प्यार के ऊपर से विश्वास उठ गया, पर अब मुझे एहसास हो चुका है कि मैं चोई से बहुत प्यार करता हूँ। और जब चोई ये सुनती है तो वो सामने आ जाती है और मिक और चोई का वो दोस्त जो यहाँ पर चोई को देखने के लिए आया होता है, वो चोई को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन वो चोई का बहुत अच्छा दोस्त है, इसीलिए उसे देखकर वो खुश भी होता है और उसे बताता है कि मैंने भी 1 इंच प्रिंसेस की कहानी सुनी है और उस कहानी के हिसाब से जब सुबह सनराइज होता है उस वक्त प्रेयर करने से जो प्रिंसेस होती है वो अपने असली साइज में आ जाती है
और अगली सुबह दिखाया जाता है कि मिक और चोई दोनों के दोनों समंदर के किनारे होते हैं और जब सनराइज होता है तो वो प्रेयर करते हैं। लेकिन चोई अब भी 1 इंच की रहती है, वो बड़ी नहीं होती। चोई इस बात से डिसअपॉइंट हो जाती है और वो कहती है कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताना चाहती हूँ। मिक इस बात से उदास हो जाता है क्योंकि अब वो चोई को अपने से दूर नहीं करना चाहता। और जब वो सड़क पर चल रहा होता है तभी एक कार उसे हिट करती है जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वहां पर चोई की मॉम आती है जो वहां पर मिक के सामने छोटी चोई को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। इसके बाद वो मिक को हॉस्पिटल में एडमिट करके चोई को अपने बैग में घर ले आती है। चोई की बहन तो पहले से चोई के बारे में जानती थी, लेकिन अब चोई के पिता को भी उसके बारे में पता चल चुका है। चोई यहाँ पर मिक के लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है। उसकी मॉम बताती है कि मिक अब तक होश में नहीं आया। ये सुनने के बाद चोई और भी ज्यादा परेशान होती है और वो अपनी मॉम के साथ एक बार फिर से हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर मिक बेहोश होता है। चोई उसके ऊपर चढ़कर उसके लिप पर एक किस करती है जिससे एक लाइट चमकती है और वो होश में आ जाता है। इसके बाद चोई एक बार फिर से मिक को किस करती है, लाइट जलती है और चोई बड़ी हो जाती है, यानी कि वो अपनी नॉर्मल साइज में आ जाती है। जैसा कि उसने मिक को एक बार कहानी सुनाई थी कि एक बार जब एक प्रिंसेस होश में नहीं आ रही थी तो उसे राजकुमार ने किस किया था और वो होश में आ गई थी। पर उसकी इस कहानी पर मिक ने उस वक्त विश्वास नहीं किया था, पर आज जब चोई ने मिक को किस किया तो वो होश में वापस आ गई। ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने का फैसला करते हैं जैसा कि बचपन में इन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था। अब मिक जब पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो ये दोनों एक साथ क्लास में जाते हैं जहाँ पर सबको बताते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। स्कूल खत्म होने के बाद मिक का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। साथ ही चोई जो हमेशा से डांसिंग के लिए टोक्यो जाना चाहती थी वो भी टोक्यो जाने का फैसला कर लेती है। लेकिन अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने से पहले ये दोनों उसी जगह जाते हैं जहां पर चोई छोटी हुई थी, जहां पर बचपन में दोनों एक साथ खेला करते थे। और बचपन की तरह एक बार फिर से वो उसे फूलों का क्राउन पहनाता है जैसा बचपन में उसने पहनाया था और ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।